प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगिनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन। तो आइए साथियों, हम देखते हैं। बिल्कुल, जब हम मध्य प्रदेश में पर्यटन की बात करते हैं तो देखिए, जब हम मध्य प्रदेश में हम किसकी बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चाहे हम नेचुरल प्राकृतिक की बात करें, चाहे आप देखिए जरा, हमारे यहाँ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी मिलेंगे, ठीक है, जिनका इतिहास से कोई ना कोई संबंध रहा हो। चाहे हम सांची स्तूप की बात करें, भीमबेटका की बात करें, या ग्वालियर के किले की बात करें, या बागे की गुफाओं की बात करें, ठीक है। जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में आप देखोगे साथियों, कई प्रकार के हमारे बी फॉल हो गए, डचेस फॉल हो गए, जैसे बी फॉल, डचेस फॉल, हमारा रजत प्रपात, और इसके अलावा फिर जैसे धुआंधार जलप्रपात, तो ये हमारे काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में हम बात करें तो हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, ये भी जो पर्यटन के रूप में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और साथियों, आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ धार्मिक भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए जरा, धार्मिक में हम बात करें, चाहे मुक्तागिरी की बात करें, या जैन तीर्थ स्थल 52 गजा की बात करें, तो इस तरीके से जो है आप देखोगे, गणेश खजराना की बात करें, या फिर हम महाकालेश्वर की बात करें, तो हमारे यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। तो प्रिय साथियों, जब पर्यटन की इतनी असीम संभावनाएं हैं, तो सरकार क्या कर रही है? क्या पर्यटन क्षेत्र में कुछ विकास कर रही है? तो इसी संदर्भ में हम दो तीन चीजें देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो है, क्या मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन निगम। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो है मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन निगम। साथियों, ये कब बना था? तो ये बना था 1978 में। क्यों बनाया गया होगा? कि हम जो पर्यटन है, पर्यटन को, जो हमारे यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसको और अधिक हम क्या कर सके, विकसित कर सकें, पर्यटन को और अधिक हम सुदृढ़ कर सके, और हमारे जो स्मारक है, जो पर्यटन स्थल है, उनको भी हम क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। इसके लिए जो है 1978 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्थापना हुई। आगे जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2005 की बात है, तो मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड। तो साथियों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 2005 में जो है मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ। इसके पीछे, गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे इको सिस्टम है, जो हमारा इको तंत्र है, हम इसको संरक्षित भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, पर्यटक के रूप में इसको एक विकसित भी कर सकते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित भी कर सकते हैं। आपने जो है अतिथि देवो भव का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये इसी स्लोगन पर काम करता है कि हम पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करें। दूसरी हम बात करें साथियों, तो यहां पर जो है मध्य प्रदेश, देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म बोर्ड, ये कब बनाया गया? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। 2017 को, ठीक है, 2017 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है, इसका गठन किया गया, ठीक है। और अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ जो है पर्यटन नीति, ठीक है, पर्यटन नीति कौन सी चल रही साथियों? 2016। जब हम बात करते हैं इस पर्यटन नीति, तो आपको पता होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई हम पर्यटन क्षेत्र को क्या करें, विकसित करें, अधिक विकसित भी करें, उसको क्या करें,
सुदृढ़ करें। और जो है आप देखिए, जब हम ये काम करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा और इसका आधार कैसा है कि किस तरीके से हम विकसित करें। तो आप देखिए, हम इसके लिए क्या करें, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें। अर्थात जरा सोचिए कि एग्जाम्पल के लिए जैसे बैतूल में मुक्तागिरी क्षेत्र है, यहाँ पर 108 जैन मंदिर है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन धीरे धीरे उन मंदिरों का सही तरीके से संरक्षण ना हो पाने के कारण वो खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। तो हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है कि क्यों ना यहाँ पर प्राइवेट क्षेत्र को हम प्रोत्साहित करें। यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और जब अत्याधुनिक सुविधाएं होगी साथियों, तो यहाँ पे अधिक से अधिक पर्यटक लोग आएंगे और जब अधिक से अधिक पर्यटक लोग आएंगे तो आपको पता होगा इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो धरोहर है वो तो संरक्षित होगी, साथ में ही लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार का जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी एक अलग ही क्या होगी, प्रसिद्धि होगी मध्य प्रदेश में टूरिज्म के क्षेत्र में। तो इसलिए जो है हमारी सरकार पर्यटन क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर रही है। अभी आपको पता होगा कि हमारा जो क्या कहते हैं पालनपुर कुनो है, ये पालनपुर कुनो, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारा जो नौरादेही है, ये नौरादेही सागर में है साथियों। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, चीता लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, जब यहाँ चीता आएंगे तो हम पर्यटक लोग भी यहाँ पे आएंगे और हमारी जो जैव विविधता है वो भी हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए जो है, चूंकि हमारा नेशनल पार्क एक अलग टॉपिक है जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन जिन साथियों ने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किया था वहां पे हम ऑनलाइन में आपको ये चीजें बताएंगे। तो साथियों ये कुछ चीजें थी। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में। चलिए, इसको आपको नोट करना हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। चलिए साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं जिनके बारे में हमको देखना है। तो आपको पता होगा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण स्थल में एक तो खजुराहो का नाम आता है, खजुराहा, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होगा सांची बौद्ध स्तूप का नाम आता है, ठीक है, तो सांची बौद्ध स्तूप का नाम। तीसरा हमारा भीमबेटका। ये तीनों को हम इसलिए पहले ले रहे हैं साथियों कि ये तीनों जो है क्या है, विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे पर्यटन स्थल है। इसके बाद साथियों हम मांडू की बात करेंगे, ठीक है, मांडू की बात करेंगे। इसके बाद जो है हम ग्वालियर की बात करेंगे, ग्वालियर की बात करेंगे। इसके बाद हम पचमढ़ी की बात करेंगे जो हमारे पर्यटन स्थल है। इसके बाद जो है हम बागी की गुफा की बात करेंगे, बागी की गुफा हो, उदयगिरी की गुफा हो, ठीक है, उदयगिरी की गुफा हो, या फिर हमारी आदमगढ़ की गुफा हो, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में, चाहे हम बेड़ा घाट की बात करें या ओंकारेश्वर की बात करें, ठीक है, या हम यहाँ पे ग्वालियर के साथ ही महाकालेश्वर देखेंगे, महाकालेश्वर की बात करें। तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे, यहां पर हम नेशनल पार्क की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है जो कि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको बताया। चलिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं खजुराहो की। तो प्रश्न उठता है कि हमारा जो खजुराहो है, सबसे पहला प्रश्न, ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, छतरपुर एमपी में है। चलिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको खजूर बाग के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा, खजुराहो को खजूर बाग के नाम से भी जाना जाता है। पर साथियों, इसको संबोधन दिया गया है, और वो संबोधन क्या दिया गया है? शिल्प कला का तीर्थ,
ठीक है, शिल्प कला का तीर्थ क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ पर जो शिल्पकार थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है मंदिरों को तराशा है। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है अधिकांश रूप से जो धर्म मिलेगा, ठीक है, तो इसमें जो है जैन, ठीक है, और हमारा जो हिंदू धर्म है, ठीक है, ये ज्यादा मिलेंगे, हिंदू धर्म ये ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 950 से 1050 ईस्वी के आसपास जो है जो चंदेल शासक थे, कौन? जो चंदेल, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, जो चंदेल शासक थे, ये चंदेल शासकों की राजधानी थी, ठीक है। तो चंदेल शासकों ने यहां पर जो है मंदिरों का निर्माण करवाया है। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पर अभी हाल ही में कुल मंदिरों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 85 मंदिर है। कितने? 85 मंदिर है। साथियों यदि हम बात करें आगे और, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो पर्यटन स्थल है, ये पर्यटन स्थल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है चतुर्भुज मंदिर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? चतुर्भुज मंदिर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर गणेश चिंतामणि मंदिर मिलेगा, ठीक है, गणेश मंदिर मिलेगा, गणेश मंदिर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है साथियों हमारे यहाँ 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? 64 योगिनी मंदिर। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, भेड़ाघाट में, ठीक है। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण क्या मिलेगा? आपका जो कंदरिया महादेव का मंदिर, ये काफी फेमस है। ये जो है लाल गुहा पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर, यहीं पर आपको जो है साथियों चित्रगुप्त मंदिर मिल जाएगा। कौन सा? चित्रगुप्त मंदिर मिलेगा, जो कि भगवान सूर्य देवता को जो है समर्पित है, ठीक है। चित्रगुप्त मंदिर मिल जाएगा, गुप्तेश्वर मंदिर मिलेगा, मातंगेश्वर मंदिर मिलेगा, लिंगेश्वर मंदिर मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल मिलेंगे। साथ में ही साथियों यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? दूल्हा देव का मंदिर, ठीक है। कौन सा? दूल्हा देव का मंदिर। तो इस तरीके से हमारा जो खजुराहो है ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा वर्ष 1976 से हम खजुराहो समारोह मनाते आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। लेकिन साथियों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ताजमहल के बाद अगर कोई दूसरा पर्यटन स्थल है इंडिया में जहां सर्वाधिक पर्यटक आते हैं तो वो आपका खजुराहो ही है। और क्या प्रसिद्धि है यहाँ की? तो साथियों जब यहाँ की हम और भी प्रसिद्धियों की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये हमारा जो है क्या हवाई सेवा से, किससे? हवाई सेवा से जुड़ा एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जैन, बौद्ध और शिव मत को मानने वाले जो है धार्मिक मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो मंदिरों में जो शिल्प कला का निर्माण किया गया है, ये साथियों जो है यहाँ पर आप देखोगे अधिकांश जो है काम उन्मुख जो है चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक है। काम उत्तेजना से रिलेटेड जो है चित्र अंकित किए गए हैं उस चित्रकला में, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों इसी की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986 में इसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इस तरीके से हमारा खजुराहो से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है विशेषकर कंदरिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा और भी मंदिर है। तो ये हमारा क्या था? खजुराहो, ठीक है। और आपको पता होगा साथियों कि जब हम किसकी बात करते हैं, 16 महाजनपदों की बात करते हैं,
ठीक है। तो 16 महाजनपदों की बात करते हैं प्राचीन भारत में, तो आपको पता होगा कि एमपी में 2 महाजनपदें थी, एक थी अवंती और दूसरी हमारी महाजनपद क्या थी, चेदी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चेदी थी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में थी, इसी खजुराहो क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो है प्राचीन भारत में भी इसका काफी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, खजुराहो था। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। आगे चलते हैं हम। चलिए साथियों, आगे हम बात कर रहे हैं हमारे अगले पर्यटन की। तो आप देखिए जरा, हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांची। और सांची मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है साथियों, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। यहां पर क्या है, स्तूप है, और कुल स्तूपों की संख्या कितनी है, 3 है। और आपको पता होगा कि इसका जो निर्माण है, ठीक है, ये निर्माण जो है आपको पता होगा कि हमारे जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था 3री से 5वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इसका जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है, तो ये पक्की ईंटों से हुआ है। किससे, पक्की ईंटों से। तो साथियों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 के ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी नगरीय सभ्यता थी तो फिर ये बात हो रही है 3री शताब्दी की, 3री से 5वीं शताब्दी के बीच की। आपको पता होगा कि सम्राट अशोक जो है इससे पहले अवंती का राज्यपाल भी रह चुका है। और विदिशा में जो श्रीदेवी थी, ठीक है, उनसे इनको जो है क्या हो गया, प्रेम हो गया, और इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और इसी में आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में, सॉरी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा, कलिंग का युद्ध। और उसमें भीषण नरसंहार हुआ था। उसी के पश्चात आपको पता होगा साथियों कि चूंकि उसी समय हमारे यहाँ क्या है, बौद्ध धर्म भी ज्यादा प्रभावी हो गया है। और बौद्ध धर्म में आपको पता होगा कि जैन धर्म भी आ गया है। तो इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि सत्य अहिंसा, मतलब ये है कि इसके सिद्धांत यहाँ पर होंगे। और इसी परिस्थिति में आपको पता होगा कि सम्राट अशोक अब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, बौद्ध धर्म को अपनाएगा और अपने जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो है प्रोत्साहित करेगा। तो प्रिय साथियों, आपको पता होगा कि ये बात चल रही है कहाँ की, सांची की, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण अपनी जो पत्नी थी, किसकी, श्रीदेवी के कहने पर ही इसका निर्माण करवाया था। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर कि ये सांची स्तूप क्या है। तो आपको पता होगा यहाँ पे स्तूपों की संख्या 3 है और यहाँ पर कुल रेलिंग लगाई गई है। जो आसपास रेलिंग लगी हुई है, ये रेलिंग की संख्या है 549। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक तोरण द्वार बना हुआ है। सामने जब आप देखोगे जहां पे सिंह और अन्य इस तरीके का एक तोरण द्वार बना हुआ है, तो आप देखोगे कि वहीं से जो है इस तोरण द्वार पर जो है क्या, बौद्ध धर्म की क्या यहाँ पर जो मिलेगी, बौद्ध धर्म की क्या मिलेगी, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं। मतलब महात्मा बुद्ध ने उस समय जो उपदेश दिए होंगे उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है।
लेकिन साथियों प्रश्न ये उठता है और प्रीवियस ईयर कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह कौन सा स्थल है जहां पर महात्मा बुद्ध का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है। तो साथियों आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जैसे आप देखोगे जब हम लुम्बिनी की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का संबंध बिल्कुल रहा है, जन्म स्थान है। सारनाथ देखेंगे तो उपदेश मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या सारनाथ में उपदेश मिलेगा। और भी अन्य जो है स्थल आप देखोगे सब जगह कोई ना कोई संबंध रहा है, लेकिन सांची से इनका कोई संबंध नहीं रहा है, ठीक है। कपिल वस्तु में भी इनका संबंध रहा, लेकिन सांची से नहीं। सांची में क्या है आप देखोगे कि जो स्तूप है, इन स्तूपों में क्या है, स्तूपों में इनके दो प्रिय शिष्य थे, एक सारी पुत्र था और दूसरा था महामोदलायन, ठीक है। ये मोदलायन इनकी यहाँ पर किसको, अस्थियों को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। क्या किया गया है, अस्थियों को संरक्षित किया गया है। इसी प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा कि वर्ष 1989 में इसको क्या किया गया, विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था खजुराह को 1986 में और इसको 1989 में संरक्षित किया गया है। प्रिय साथियों आपको ध्यान में रखना होगा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो है एक बौद्ध विश्वविद्यालय का गठन बनाया जा रहा है, जहां पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। और वो यहीं पर बनाया जा रहा है, कहां पर, सांची में। कहां पर, सांची में। और आपको ये भी पता होगा कि एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भाई जो है महिंद्रा राजपक्षे और इसके अलावा आपको पता होगा कि भूटान के जो जिग्मे खेसर वांगचुक है ना, ये जो है महाराज जो वहां का सम्राट था, ये सभी लोग आए थे। इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी बौद्ध विश्वविद्यालय की, और यहाँ पर जो है क्या दी जाएगी साथियों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है सांची स्तूप से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो काक राय या काकनाथ इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारा क्या था साथियों, सांची स्तूप। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर चैनल में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही हो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप अपने साथियों में भी ये चैनल को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आपको लगता है कि कुछ चीजें हमको और ऐड करनी चाहिए तो फिर आप जो है कमेंट भी कीजिए। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। तीसरा हमारा स्थल है कौन सा, भीमबेटका का, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि जो सांची है, ये सांची का जो है खोजकर्ता कौन थे, तो सांची के जो खोजकर्ता थे ये थे डब्ल्यू टेलर, ठीक है। कौन, डब्ल्यू टेलर, ठीक है। डब्ल्यू टेलर ने जो है इसकी खोज किया था, ध्यान रखिएगा। साथियों भीमबेटका ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको पता होगा कि इसकी जो खोज है, ये खोज किया था B.S. वाकड़कर ने, ठीक है। किसने, B.S. वाकड़कर ने। यहां पर क्या है, तो आप देखोगे कि यहां पर प्रयाग ऐतिहासिक हमको क्या मिलेंगे, प्रयाग ऐतिहासिक भित्ति चित्र मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, भित्ति चित्र मिलेंगे। एक प्रकार की गुफा है, इस गुफा को जो है तराशा गया है और गुफाओं में आप देखोगे कि कई प्रकार के जो है चित्र मिलेंगे कि उस समय के लोग जो है
प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग किस तरीके से पशुपालन का कार्य करते थे, उस समय की आवश्यक उपयोग की वस्तु क्या थी। तो ये बहुत सारे ऐसे जो है आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए साथियों, जब हम आगे और बात करते हैं तो इसकी इसी प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में इसको भी क्या कर दिया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से साथियों ये हमारे 3 ऐसे पर्यटन स्थल है जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए अब अगले हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की हम बात कर रहे हैं। आप तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर आपको पता होगा काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ग्वालियर के किले की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, राजा सूरज सेन ने। किसने करवाया था साथियों, राजा सूरज सेन ने। आपको पता होगा कि ये जो ग्वालियर क्षेत्र है ये सिंधिया राजघरानों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर जो है सिंधिया तोमर वंश का ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इस ग्वालियर क्षेत्र में आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल मिलेंगे और इसलिए ये काफी फेमस भी है। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं ग्वालियर क्षेत्र में तो आपको पता होगा कि यहां सबसे फेमस जो है क्या मिलेगा, बादल महल मिलेगा। कौन सा महल, बादल के आकार का गुंबदाकार जो है यहां पर महल मिलेगा। दूसरी चीज साथियों, यहां पर भी हमको चतुर्भुज मंदिर मिलेगा। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो है मान मंदिर मिलेगा, और आपको पता होगा इस मान मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया है, तो राजा मानसिंह तोमर ने। किसने, राजा मानसिंह तोमर ने। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहीं पर आपको एक और मिलेगा, कौन सा, गुजरी महल। कौन सा महल, गुजरी महल। तो आपको पता होगा कि गुजरी महल का निर्माण भी राजा मानसिंह तोमर ने ही करवाया है, लेकिन अपनी प्रेमिका, ठीक है, किसकी यादगार में, मृग नयनी की यादगार में। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मृग नयनी जो है ये महल नहीं है, बल्कि कौन सा है, गुजरी महल। अब साथियों आप भी क्या करोगे, अपनी प्रेमिका की यादगार में क्या बनवाओगे, कुछ नहीं, है ना। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, इन्होंने गुजरी महल बनवाया है। आपको पता होगा आगे एक और प्रेम गाथा पढ़ेंगे हम, राजा हुसैन शाह सूरी, वो भी प्रेमिका की यादगार में रानी रूपमती महल का निर्माण करवाएगा। तो आप क्या करवाओगे, तो आप भी अपनी प्रेमिका की यादगार में जो है क्या करवाओगे, अरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या करवाओगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करवाओगे, है ना। ये भी आपका एक बड़ा स्थल है ना साथियों। चलिए गुजरी महल, तो आप ध्यान रखिएगा, तो मृग नयनी की यादगार में। यहीं पर साथियों ग्वालियर में ही आप देखोगे कि बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, गुजरी महल के अलावा यहां पर आपको और क्या मिलेगा, तेली का मंदिर मिलेगा। ये तेली का जो मंदिर है, ये तेली का मंदिर जो है क्या है, आपको पता होगा कि ये जो है द्रविड़ कला में, हमारे यहाँ द्रविड़ कला जो चलती है ये कहां पर चलती है साथियों, साउथ इंडिया में चलती है। लेकिन द्रविड़ कला का जो है एक कांच का विशेष प्रकार से निर्मित क्या है, मंदिर है। ठीक है, यहीं पर साथियों जो कि एमपी पुलिस में अभी लेटेस्ट 9 तारीख के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, सास बहू का मंदिर,
तो सास बहू का मंदिर ये जो है ये कहाँ मिलेगा, ये भी ग्वालियर में। साथियों इसका नाम जो है ऐसा माना जाता है कि सहस्त्र बाहु मतलब हजारों भुजाएं वाला। तो आप देखोगे कि इसको कालांतर में धीरे धीरे सास बहू का मंदिर बन गया। तो ये कहां पर है साथियों, ये भी आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको मिलेगा क्या, जय विलास पैलेस। क्या मिलेगा साथियों, जय विलास पैलेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंधिया राजघराने का बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थल है ये, ठीक है। तो जय विलास पैलेस बहुत ही आकर्षक प्लेस है। इसके अलावा और क्या मिलेगा साथियों, यहाँ पर आप देखोगे संगीत सम्राट का नाम सुना होगा आपने। कौन से संगीत सम्राट, वो जो संगीत बजाते थे तो बारिश होने लगती थी, ठीक है। तो आपको पता होगा अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे कौन, तानसेन। और आपको पता होगा कि इन्हीं के जो है यादगार में तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है, तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर संगीत सम्राट तानसेन का क्या मिलेगा, मकबरा भी मिलेगा आपको। यहीं पर आपको साथियों इन्हीं के जो गुरु है मोहम्मद गौस, इनका भी आपको क्या मिलेगा, मकबरा मिलेगा। यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई, चलिए मुझे ये बताइए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांकी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये किसने लिखा ये रचना, ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत रचना है। आपको पता होगा जब हम इस रचना को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जो है वीर रस से ओतप्रोत जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई की क्या मिलेगी, समाधि स्थल भी यहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ग्वालियर में बहुत सारा जो है पर्यटन के रूप में, अच्छा ग्वालियर में सूर्य मंदिर भी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्वालियर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। कभी जाइए, विजिट कीजिए एज ए टूरिस्ट के पर्पज से, लेकिन अभी नहीं, अभी कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में स्वयं को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को भी और अपने देश को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए अभी हमको जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है, मास्क का उपयोग करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। साथियों अगले पर्यटन स्थल की हम बात कर रहे हैं, कौन सा, यहीं पर जब हम मांडू की बात करते हैं साथियों, यहां से भी सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, सादियाबाद, ठीक है। तो आपको पता होगा मांडू कहां पर है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है और धार में ही बाघ की गुफाएं भी है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा ये मांडू जो है सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया। इसको क्या कहा जाता है, सिटी जॉय ऑफ इंडिया। क्या, सिटी जॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहा जाता है इसको। अच्छा ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। देखिए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, अर्थात इसको कहा जाता है किलों का रत्न। अभी हमने देखा कितने पर्यटन स्थल है, किसको, ग्वालियर के किले को, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। चलिए सिटी जॉय ऑफ इंडिया, साथियों आपको पता होगा कि इसका जो निर्माण करवाया था होशंग शाह सूरी, ठीक है, और इसके अलावा किसका, रानी रूपमती की कहानी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनकी जो प्रेम गाथा है उससे ये जुड़ा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मिलेगा आपको असरफी महल, ठीक है, क्या मिलेगा, असरफी महल यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा
हिंडोला महल, ठीक है, कौन सा महल? हिंडोला महल। इसके अलावा यहां पर मिलेगा जहाज महल, ठीक है, कौन सा महल? जहाज महल। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? रानी रूपमती का महल। क्या? रानी रूपमती का महल। यहीं पर आपको मिलेगा साथियों दाई का महल, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमको काफी कुछ पर्यटन स्थल मिलते हैं। देखिए रानी रूपमती, अभी हमने बताया था कि जिस तरीके से वहां पर कौन सा? गुजरी महल, ताजमहल, और इसके अलावा यहाँ पर क्या? रानी रूपमती का महल। ये सब अपनी प्रेमिका की यादगार में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मांडू काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, ठीक है। आगे और जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे ये हमारा क्या था? मांडू। साथियों मैं यहीं पे आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं। बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं, ये भी कहां पर है साथियों? ये भी धार में है। और आपको पता होगा कि ये बाघ की गुफाएं जो खोजा था वो किसने किया? खोजा था डेंजर, ठीक है, डेंजर फील्ड जो है नामक एक अंग्रेज था, उसने इसकी खोज किया था। और आपको पता होगा कि यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाघ की गुफाएं हैं ये किसके समकालीन हैं? तो आपको पता होगा कि जो हमारी अजंता एलोरा की गुफा है ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीएससी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजंता और एलोरा के समतुल्य गुफा कौन सी है? हमारी यही है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि इन गुफाओं में क्या है। 5वें नंबर की गुफा में किस चीज का उल्लेख मिलता है? कि बरहा अवतार का उल्लेख मिलता है या फिर क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें। चलिए, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि आपके लिए ये काफी यूजफुल वीडियो होगा, ठीक है। अगले हम बात कर रहे हैं किसकी? महाकालेश्वर की। आप सभी लोग जानते हो महाकालेश्वर ये कहां पर है साथियों? ये कहां पर है? तो ये उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में। उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंतिका, ठीक है, अवंती, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है सम्राट अशोक यहाँ का राज्यपाल भी रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ये हमारी 16 महाजनपदों में से एक भी रही है, ठीक है। चलिए, इसको किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन को अवंती अवलिक महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों प्रश्न ये उठता है कि महाकालेश्वर किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे ये क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, ठीक है, कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। तो साथियों आपको ये भी पता होगा कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। साथियों आपको ये भी याद होगा कि इसी क्षिप्रा नदी पर वर्ष 2016 में, चूंकि हमारे यहाँ वर्ष 2005 से नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है। और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा। लेकिन चूंकि बजट के अभाव में ये 2005 से ही शुरू हो गई है, लेकिन बजट के अभाव में इसका निर्माण कार्य पूरे नहीं हो चुका। अभी ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सिंहस्थ मेले का आयोजन होना था और बहुत सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो आपको पता होगा साथियों कि यहाँ पर नदी, ये छोटी नदी है, सूख जाती है। तो इसी उद्देश्य से सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए नर्मदा, जो हमारी नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, इसकी एक शाखा को इससे कनेक्ट किया गया ताकि यहाँ पर पानी हो सके। और इस तरीके से हमारी पहली सफलतम परियोजना कौन सी हो गई? नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना जो है, कौन सी? नर्मदा क्षिप्रा, ठीक है, लिंक परियोजना, ठीक है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की पहली क्या हो गई? सफलतम नदी जोड़ो परियोजना हो गई। लेकिन
पहली शुरुआत अगर कही जाए तो कैन बेतवा है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए जरा, यहां पर जो है मेलों का शहर, आपको पता होगा उज्जैन को मेलों का शहर कहा जाता है। साथियों यहाँ पर बहुत सारे मेलों का क्या होता है, आयोजन होता है, इसी कारण जो है इसको मेलों का शहर भी कहा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है जी, इसका नाम है सिंहस्थ मेला। और आपको पता होगा कि ये जो सिंहस्थ मेले का आयोजन है ये जो है कब 2016 में आयोजित हुआ था। ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। टोटल 4 होते हैं, आपको पता होगा, हरिद्वार में, नासिक में, इलाहाबाद में, और इसके अलावा हमारे कहां पर, यहां पर। इसके पीछे ये कहानी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो एक साइड देवता, दूसरी साइड दानव, और ये डिसीजन लिया गया था कि भाई कोई भी वस्तु जो भी समुद्र मंथन के दौरान निकलेगी तो वो क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है, एक आपका एक आपका। तो इस तरीके से जो है, और जब अमृत कलश निकला तो इसी अमृत कलश के लिए देवता और दानव में कुछ ऐसी गतिविधियां निर्मित हुई जिसकी वजह से अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर गई। ऐसा मैं अपने मन से नहीं, ऐसा मैं कथाओं के आधार पर बता रहा हूं, तो गिर गई। तो आपको पता होगा वो 4 जगह गिरी। अब आप पूछोगे कि सर ये 4 ही जगह क्यों गिरी, और भी जगह गिरना था ना? तो चूंकि ये पौराणिक कथा है, ध्यान रखिएगा, और चूंकि हम यदि बात करें तो हमारे यहाँ जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं इनका देश की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा संबंध होता है। क्योंकि जब मेले का आयोजन होगा, लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, कितने वो अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, लोगों को जो है कितना जो है, जो गरीब दीन निसहाय लोग हैं उनको कितना जो है वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा फिर आप देखिए हमारी सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारी एक अलग प्रसिद्धि, एक पहचान बनेगी, हमारी कला संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो इसका इकोनॉमी जो है एस्पेक्ट भी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो ये 4 जगह, तो हम वही अमृत की बूंदों को वहां ढूंढने जाते हैं कि कहीं ये मिल ना जाए, ठीक है। तो सिंहस्थ मेले का आयोजन अभी कब हुआ था, 2016 में, 2028 में होगा, ठीक है। चलिए, सिंहस्थ इसलिए क्योंकि इस समय सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम सिंहस्थ भी कहा गया। अब देखिए साथियों, यहां पर आपको पता होगा कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने, 12 जो है ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपको पता होगा कि एक यहां पर है। एमपीपीएससी ने अभी प्रश्न पूछा था कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो साथियों हमारे यहाँ 2 ही है, एक तो महाकालेश्वर में और दूसरा कहां पर है, ओंकारेश्वर खंडवा में। कहां पर, तो ध्यान रखिएगा 2 ज्योतिर्लिंग है, एक हमारा जो है महाकालेश्वर में हो गया और दूसरा हमारा ओंकारेश्वर खंडवा में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब साथियों यहां पर क्या ज्योतिर्लिंग भी है। अब मैंने आपको बता दिया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब आप जरा यहां पर देखिए, अब यहां पर पर्यटन स्थल क्या है, तो यहां पर बहुत सारे पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको महाकाल मंदिर मिलेगा, जहां पर हर दिन सुबह प्रातः जो है क्या होती है, भस्म आरती होती है, ठीक है। तो इस तरीके से महाकाल मंदिर मिलेगा। यहीं पर जो है साथियों आपको क्या मिलेगा, कालिया देह मिलेगा। ये जो कालिया देह महल है, आपको पता होगा कि ये कालिया देह महल जो है वही जब भगवान कृष्ण ऋषि संदीपनी आश्रम, अब जरा देखिए कालिया देह पढ़ रहे हैं तो यहीं पर आपको क्या भी देखना है, ऋषि संदीपनी आश्रम, जहां पर किसने, भगवान कृष्ण ने, सुदामा ने क्या शिक्षा ग्रहण किया है। तो आपको पता होगा कि जब ये खेलते हैं तो एक जो इनकी बॉल है वो कहां चली जाती है, इसी यहां पर जो
सागर बना हुआ है यहाँ पर, जहां पर कालियादेह नाग होता है, जो बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। तो भगवान कृष्ण जो है उस पर कूद जाते हैं और बॉल लेकर आते हैं। ठीक है, तो यही कालियादेह महल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, हमारा जो भारत माता का मंदिर है। ठीक है, भारत माता का मंदिर, ये अभी हमारे एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है कि भारत माता का मंदिर कहां पर है। तो यहाँ पर भारत माता का मंदिर मिलेगा, यहाँ पर संतोषी मंदिर मिलेगा, संतोषी माँ का मंदिर मिलेगा। ठीक है, मंदिर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा, मंगलनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर। और साथियों आपको ये पता होगा कि यहीं पर कौन सी वेधशाला भी है, जंतर मंतर वेधशाला। और ये जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों आपको पता होगा कि ये निर्माण करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। जयपुर के सवाई राजा जयसिंह थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ जो जंतर मंतर वेधशाला है, ये जंतर मंतर वेधशाला 5 जगह पर है। आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, आपको जो है नासिक में देखने को मिलेगी, इसके अलावा फिर आपको जो है कहां पर, दिल्ली में देखने को मिलेगी, एक तो स्वयं हमारे यहां मिलेगी। ठीक है, उज्जैन में, और इसके अलावा जो है कहां पर, पुणे में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से 5 हमारी क्या है, जंतर मंतर वेधशाला है। तो ये सब जो पर्यटन स्थल है आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। यही नहीं साथियों, आपको जो है यहां पर और क्या मिलेगा, भर्तहरि की गुफा मिलेगी, भर्तहरि की गुफा मिलेगी। यहीं पर आपको पता होगा, एक तो भर्तहरि की गुफा, और दूसरा यहां पर क्या मिलेगा, आदि शंकराचार्य की गुफा। आदि शंकराचार्य की गुफा मिलेगी, जहां पर आदि शंकराचार्य ने जो है क्या किया है, यहां पर तपस्या जो है सिद्धि प्राप्त की है। तो इस तरीके से हमारा जो महाकालेश्वर है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसकी दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से। ये उज्जैन, ये वही उज्जैन है साथियों जहां पर हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट भी लगाया गया है। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, आगे हम चर्चा करते हैं। अब साथियों हम अगले जो स्थल की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, और हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, आपको पता होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं पचमढ़ी की। पचमढ़ी कहां पे है साथियों, ठीक है, तो ये जो पचमढ़ी है ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फिर साथियों पचमढ़ी क्यों फेमस है, बहुत ही अच्छा जो है पर्यटन स्थल है। इसको मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है। मतलब जब आप शिमला घूमने जाओगे और जो आपको आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति आपको कहां पे, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये वही पचमढ़ी है साथियों जिसको सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या, मध्य प्रदेश का शिमला, ठीक है, मध्य प्रदेश का शिमला, और क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी। ठीक है, क्या, सतपुड़ा की रानी। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहां पर और ध्यान रखिएगा कि हमारी जो है प्राचीन ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। पहले क्या होता था कि हमारी जो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो हमारा कैबिनेट जो मंत्रालय है वो कहां पर, यहीं पे आयोजित होता था, इसलिए जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। क्या प्रसिद्धि है, इसकी जो खोज की है जॉर्ज फोर्सिथ। ठीक है, किसने, जॉर्ज फोर्सिथ ने जो है इसकी खोज की है। खोजकर्ता इसके जो है
यही है, ठीक है, जॉर्ज फोर्सिथ, ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को इतना ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो आप देखिए जरा, मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हिल स्टेशन मिलेगा साथियों। क्या, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन मिलेगा यहाँ पर। और क्या मिलेगा साथियों, यहाँ पर पनार पानी क्षेत्र मिलेगा। पनार पानी क्षेत्र में जो कि तितलियों की घाटी के नाम से फेमस है। क्या, तितलियों की घाटी के नाम से फेमस है पनार पानी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिल स्टेशन मिलेगा, तितलियों की घाटी, तितलियों की घाटी अर्थात कौन सा क्षेत्र, पनार पानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही नहीं साथियों, यहाँ पर जो है आपको और क्या मिलेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है बी फॉल, ठीक है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर झरने हैं जो कि पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। बी फॉल, डचेस फॉल, ठीक है, डचेस फॉल। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे धार्मिक स्थल मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहीं पर आपको बता देता हूं पांडव गुफा। क्या, पांडव गुफा। पांडव गुफा ये वही गुफा है जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस समय की ये बात हो रही है, ठीक है। कौरव पांडव की गाथा आपने महाभारत काल देखा होगा। चलिए, इसके अलावा साथियों यहाँ पे और क्या स्थल है, तो यहाँ पर कबीर चौरा मिलेगा, ठीक है, चौरागढ़ का मंदिर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा छोटा महादेव, बड़ा महादेव, ठीक है, क्या, महादेव मंदिर मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारे मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी साथियों, धूपगढ़। जब यहाँ पर आप जाओगे तो हिल स्टेशन भी मिलेगा, और जब धूपगढ़ आप जाओगे तो आप देखोगे कि मॉर्निंग या इवनिंग में जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा सनराइज ऑब्लिक सनसेट, देखने में बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसा लगता है कि सूर्य को हम हाथ से ही पकड़ लेंगे, इतना अच्छा वहां पे जो है मनोहारी चित्रण है, ठीक है। तो आप देखोगे कबीर चौरा नहीं, केवल चौरागढ़, ठीक है। तो धूपगढ़, धूपगढ़ पर्वत चोटी। और आपको पता होगा कि ये मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसलिए मैं इसकी हाइट भी बता देता हूं कि इसकी हाइट है 1350 मीटर, ठीक है। इतनी हाइट है, ये मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और क्या साथियों, और क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे यहाँ जड़ी बूटी बैंक मिलेगा। क्या मिलेगा, जड़ी बूटी बैंक मिलेगा, अर्थात सभी प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। साथियों यही नहीं, यहाँ पर आपको बायसन लॉज भी मिलेगी। क्या, बायसन लॉज भी मिलेगी। और आपको पता होगा लॉज, यहाँ पर जो है आर्मी कंटेनमेंट क्षेत्र है, साथ में यहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मिलेगा, पीटीएस फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों और क्या है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, कौन सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं पर कृष्ण मृग भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम नेशनल पार्क अलग से चर्चा करेंगे इसलिए वो अलग, ठीक है। तो ये काफी कुछ जो है क्षेत्र आपको यहीं पर। और साथियों एक प्रश्न और आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थल है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो यही पचमढ़ी क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यही वजह है कि यहाँ पे चूंकि पहाड़ी है, हिल स्टेशन है, साथ में ही धूपगढ़ पर्वत चोटी है, इसके कारण यहाँ पर हमारा दक्षिण पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये हमारा क्या था, काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल था, ठीक है साथियों। तो वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, हम फिर अगले जो है वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, जिसमें हम नेशनल पार्क को भी शामिल करेंगे और जो हमारे
किले हैं उनको भी शामिल करेंगे। महत्वपूर्ण किला जैसे आपको पता होगा पूछा जाता है वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, शासकों जो बनाया, गिन्नौरगढ़ का किला, ठीक है, हमारा जो है इसके अलावा जबलपुर वाला किला जो है, रानी गोंडवाना रानी जो है उनका किला। तो इस तरीके से मोती महल, ठीक है। तो ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू साथियों।